हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में युक्षी को दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर होती है। वो एक आदमी का इलाज कर रही होती है, वो भी उसके सर में बहुत सारी सुइयां लगाकर। यहाँ उस आदमी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस पर वो उस आदमी की वाइफ बोलने लग जाती है, मैंने तुमको इसका इलाज करने के लिए कहा था, ना कि इसको भगवान के पास पहुंचाने को। युक्षी बोलती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो 3 तक काउंटिंग करती है। अचानक से वो आदमी एकदम उठकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद उस आदमी की वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, तुम तो एक चमत्कारी डॉक्टर हो। और वो युक्षी से उसका पूरा नाम पूछने लग जाती है, जिस पर वो अपना पूरा नाम नहीं बताती, क्योंकि वो डॉक्टर ए के नाम से फेमस होती है और सभी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उससे अपना इलाज करवा सके और दोबारा से जिंदा हो सके। इसलिए युक्षी उन्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद वो औरत उसे बहुत सारे पैसे देकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जैसी युक्षी के पास आती है और उससे पूछने लग जाती है, क्या तुमने सच में लू से ब्रेकअप कर लिया है? तो वो हाँ में जवाब दे देती है। जैसी पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? युक्षी बोलती है, क्योंकि वो मेरे लायक ही नहीं था। तो जैसी उसे एक इनविटेशन कार्ड दे देती है, ये ली परिवार की तरफ से आया है और आपको इसमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जियांग अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढने वाला है। युक्षी पहले तो जाने से मना कर देती है, लेकिन जैसी उसे जैसे तैसे मना लेती है। इस सीन में जियांग को दिखाया जाता है जो मस्त अपनी कार से आ रहा होता है। वो कार से बाहर आता है, उसका मैनेजर उसको बताता है, आपके लिए एक पार्टी रखी गई है और वहाँ पर आपको अपने लिए एक लड़की पसंद करनी होगी। ये सुनकर जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना चाहता था। इधर युक्सी और जेसी को दिखाया जाता है जो पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर युक्सी को सिर्फ अपने क्लिनिक की ही टेंशन हो रही होती है। अगर उसमें लोग आए होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, मैं तो यहाँ पर घूम रही हूँ। जैसी समझाने लग जाती है, आज तुम्हारा क्लिनिक बंद है तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में आ जाती हैं। यहाँ पर आते ही इन दोनों की नजर सबसे पहले युक्सी के एक्स लू पर जाती है, जो कि 3-4 लड़कियों के बीच में खड़ा हुआ होता है। उनमें से एक लड़की उससे पूछती है, क्या तुमने सच में युक्सी के साथ ब्रेकअप कर लिया है? वो बोलता, हाँ, क्योंकि वो मेरे टाइप की नहीं थी, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था, मैं तो उसे जरा भी पसंद नहीं करता था। ये सुनकर युक्सी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके पास आकर बोलती है, तुमने क्या कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते थे? वो बोलता है, तुमने सही सुना, मैं तुम्हें रत्ती भर भी पसंद नहीं करता था। वो बोलती, तुम कितने झूठे हो, तुमने अपने घर वालों की कसम तक खाई थी कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता वो मर जाएंगे? लू बोलता है, तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। युक्सी उसके मुंह पर तमाचा मार देती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम शिन होता है। वो युक्सी की सौतेली बहन होती है। शिन लू का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो हमेशा से मुझे ही पसंद करता था। तभी एक दूसरी लड़की बोलती है, वैसे हम लोगों ने शर्त लगाई थी कि तुम आसानी से पट जाओगी और देखो तुम कितनी आसानी से इसके प्यार के जाल में फंस गई थी। इसने तुम्हारी 2-3 तारीफें क्या की, तुम इसकी चोली में आकर गिर गई। ये सारी बातें सुनकर जेसी और युक्सी दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। युक्सी भी गुस्से में बोल देती है, मैं भी तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, मेरे पास भी एक दूसरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। लोग बोलते, जरा अपने बॉयफ्रेंड का नाम तो बताओ। वो बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम ना जियांग है। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के पैरों तले जमीन सरक जाती है। वो बोलता है, तुम ना झूठ बोल रही हो, क्योंकि यहाँ पर खड़े हर इंसान को पता है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहे, इसीलिए तो आज ये पार्टी रखी गई है। वैसे भी उनको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। युक्सी बोलती है, अगर लड़कियों में नहीं है तो क्या लड़कों में है? अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो सच में मेरा लवर है। जियांग भी ये बातें सुन रहा होता है, जो कि पीछे ही बैठा हुआ होता है। वो अपने मैनेजर को बोल रहा होता है, क्या मुझे सच में आज घर पर एक लड़की को लेकर जाना पड़ेगा? मैनेजर हाँ बोल देता है। तो जियांग बोलता, ठीक है, तो मैं इसी लड़की को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। शिन युक्सी को बोलने लग जाती है, तुम कितनी ज्यादा बड़ी बेशरम हो, अपने फायदे के लिए दूसरे आदमी की बेइज्जती करा रही हो और साथ में उसे बदनाम भी कर रही हो। ये सुनकर युक्सी को गुस्सा आता है और वो शिन को एक थप्पड़ जड़ देती है और फिर बोलती है, देखा जाए तो मैं शिन परिवार की बड़ी बेटी हूँ
और जायज बेटी हूँ, तुम एक नाजायज हो। ये सुनकर शिन तो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। शिन की दोस्त उसे सुनाने लग जाती है, बकवास करना बंद करो। यहाँ पर खड़ा हुआ हर एक आदमी जानता है कि तुम नाजायज हो। वैसे भी तुम गाँव से आई हो, तुम्हें गाँव में फेंक दिया गया था, इसीलिए तो तुम्हें किसी से बात करने की तमीज भी नहीं है। सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं कि वो झूठ बोल रही है। युक्सी वहाँ से जाने लगती है, तभी जियांग उसे पीछे से रोकता है। युक्सी जियांग को ही बोलने लग जाती है, आखिर तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जैसी धीरे से उसे बताती है, अरे ये जियांग ही है। ये सुनकर युक्सी तो घबरा जाती है, लगता है मैं काम से गई। ये आदमी तो जरूर आज मुझे फांसी चढ़ा देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी बदनामी कर दी है झूठ बोलकर। वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बोलने लग जाते हैं, जरा इस झूठी लड़की को देखो, ये तो जियांग को पहचान भी नहीं रही है और ऊपर से बोल रही है कि वो उसे डेट कर रही है। तभी जियांग युक्सी के पास आने लग जाता है। उसे पास आता देख युक्सी की तो सांसें ही अटक जाती है, लेकिन जियांग तो सबके सामने उसे किस कर लेता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जियांग सभी को बोलता है, देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बकवास करना बंद करो। शिन बोलती है, आप ये क्या कर रहे हो, ये गाँव की लड़की है, इसे तमीज भी नहीं है, आप इसको अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो। जियांग बोलते, तुम होती कौन हो मुझे सलाह देने वाली। और वो युक्सी को बोलता है, अगर तुम इन्हें सबक सिखाना चाहती हो तो सिखा सकती हो। सीन कट होता है। इसके बाद युक्सी बाहर आती है, अपनी फ्रेंड को बोल रही होती है, आज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। युक्सी बोलती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज इतना ज्यादा अच्छा होगा। मैंने उसका नाम इस्तेमाल किया, लेकिन उसने मुझे सजा नहीं दी बल्कि मुझे सपोर्ट किया। लेकिन तभी जेसी की नजर जियांग पर पड़ जाती है और उसे पीछे देखने को बोलती है। जैसे ही वो पीछे देखती है तो जेसी तो वहाँ से भाग जाती है। युक्सी सोचती है, जब भी लड़ने की बारी आती है ये लड़की मुझे ऐसे ही अकेले छोड़कर भाग जाती है। युक्सी भी वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे वहाँ से जाने नहीं देते। इसके बाद जियांग उसके पास आता है, वो उससे माफी मांगती है, लेकिन जियांग तो उसे उठाकर अपनी कार में बिठा लेता है। जब ये कार में बैठी हुई होती है तो चिल्ला रही होती है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। जियांग बोलता है, बकवास करना बंद करो, मैंने तुम्हारी मदद की थी इसलिए अब तुम मेरी मदद करो। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलकर मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना होगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो इसके बदले में तुम पैसे भी ले सकती हो। पैसों का नाम सुनकर उसे तो लालच आ जाता है और तुरंत ही उसे अपनी 5 उंगलियां दिखा देती है। वो बोलता है, अच्छा 5 मिलियन चाहिए क्या? वो मना कर देती है। वो बोलता है, अच्छा 50,000 चाहिए होंगे। इस पर भी वो मना कर देती है। वो बोलता है, मैं समझ गया, तुम्हें 5,000 चाहिए होंगे, तुम तो गांव से हो ना। और वो अपने पर्स से पैसे निकालने लग जाता है, लेकिन वो बोलती है, मुझे 500 मिलियन चाहिए। वो बोलता है, क्या कहा? 500 मिलियन? तुम कोई सोने की बनी हुई लड़की थोड़ी हो जो मैं तुम्हें 500 मिलियन ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुम्हें 500 मिलियन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वैसे भी ग्रैंडमा को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। युक्सी बोलती है, मैं बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ, तुम बस मुझे पैसे देते जाओ, दादी को तो मैं तुम्हारी ऐसे उंगलियों पर नचाऊंगी। इसके बाद वो उसे 500 मिलियन देने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो उसे अपने घर लेकर पहुँच जाता है। युक्सी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाली थी। लेकिन तभी जियांग की बहन जियाओ बाहर आ जाती है। वो रो रही होती है। ये देखकर जियांग उससे पूछने लग जाता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो बताती है, दादी ना गुजर गई है। ये सुनकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दादी की फोटो दीवार पर लटकी हुई होती है और दादी को ताबूत में लिटाया होता है। उन्हें देखकर जियांग तो रोने ही लग जाता है। युक्सी भी रोने लग जाती है, दादी आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? लेकिन मन में सोच रही होती है, यहाँ पर दादी नहीं बल्कि मेरे 500 मिलियन की लाश पड़ी हुई है। लेकिन तभी वो ध्यान देती है और बोलती है, दादी को मरे हुए आधे घंटे से ज्यादा नहीं हुआ है, जरूर इन्हें मरे हुए 20 मिनट हुए होंगे। वहाँ पर खड़े हुए लोग भी हाँ में जवाब दे देते हैं। इसके बाद वो बोलने लग जाती है, दादी को ना अभी भी बचाया जा सकता है, जल्दी से इन्हें ताबूत से बाहर निकालो। जाओ बोलती है, तुम पागल हो गई हो, किसी की लाश के साथ ऐसा करना बहुत ही ज्यादा गलत होता है। टांग भी उसे बोलने लग जाता है, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैं उसे अभी कैंसिल कर रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो बोलती है, देखो मैं इन्हें बचा सकती हूँ। तभी जुआ गार्ड को बुला लेती है ताकि वो उसे वहाँ से उठाकर बाहर फेंक सके। लेकिन तभी वो जियांग को साइड में धक्का देती है और दादी की गर्दन में एक सुई घोंप देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जुआ उसकी एक डंडे से पिटाई करने वाली होती है, लेकिन तभी दादी उठकर बैठ जाती है। उन्हें देखकर मेड तो डर जाती है, लगता है दादी का भूत जिंदा हो गया है। युक्सी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, चलो मेरे 500 मिलियन जिंदा हो गए। जियांग उससे पूछने लग जाता है, आखिर तुमने दादी को जिंदा कैसे कर दिया। युक्सी बोलती है, वो जिंदा कैसे हुई इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम 500 मिलियन के बारे में सोचो, तुम मुझे 500 मिलियन कैसे देने वाले हो। इसके बाद वो जियांग का हाथ पकड़कर दादी को बोलने लग जाती है, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लो हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जुआ पीछे से बोलती है, बकवास करना बंद करो। ऐसे ही युक्सी उसे अपना नाम बताती है तो वो बोलती है, तुम तो वही हो ना जो बचपन से गांव में रही हो, तुम हमारे परिवार की बहू कैसे बन सकती हो। ये सुनकर ग्रैंडमा बोलने लग जाती है, शांत हो जाओ, बकवास बातें मत करो, वैसे भी इतने सालों से जियांग किसी लड़की के करीब भी नहीं गया। फाइनली चलो इसे एक लड़की पसंद तो आई। ये बोलकर वो उसका हाथ एक दूसरे के हाथों में थमा देती है। इसके बाद दादी युक्सी को बोलने लग जाती है, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। तभी जियांग की मॉम बोलने लग जाती है, ये आज पहली बार घर पर आई है, आप इसे यहाँ पर रुकने के लिए कैसे बोल सकती हैं। युक्सी तो बोल देती है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, और मन में सोच रही होती है, मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर लेती मैं कहीं नहीं जाने वाली। इसके बाद युक्सी जियांग के साथ रूम में होती है। जियांग उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है साइन करने के लिए। युक्सी खुश होकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, लेकिन तभी दरवाजा नॉक होता है, जिसके बाद वो जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट को छुपा देती है। ग्रैंडमा रूम में सूप लेकर आती है और दोनों को ही पीने के लिए दे देती है। युक्सी पीने से पहले रुक जाती है, वो जियांग को भी रोकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले जियांग पूरा सूप गटक चुका होता है। युक्सी बोलती है, मैं इस सूप को नहीं पी सकती क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मना किया है। इसके बाद दादी वहाँ से बाहर चली जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, जल्दी से मुझे मेरा परपोता भी मिल जाएगा। इसके बाद युक्सी जियांग से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ अजीब फील हो रहा है, बेचैनी जैसा, गर्मी जैसा। वो बोलता है, बकवास करना बंद करो और जाकर बिस्तर पर सो जाओ, आज मैं सोफे पर सो जाऊंगा। और वो सोफे पर सोने के लिए चला जाता है और वो बिना जूते निकाले सोफे पर ही ऐसे सो जाता है, लेकिन तभी दवाई का असर शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो युक्सी के पास पहुंच जाता है और उसे किस करना चाहता था, लेकिन वो बोलती है, दूर हो जाओ मुझसे। वो बोलता है, तुम जितने चाहे उतने पैसे ले लेना, पर प्लीज मेरी मदद कर दो। वो बोलती है, हाँ रुको, अभी मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, और एक जोरदार पंच उसकी आंख पर मारती है, जिस पर वो बेचारा गिर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन जियांग वहाँ पर नहीं होता। मॉम बोलती है, जियाओ जाकर उसे बुला कर लेकर आओ, लेकिन तभी वो वहाँ पर आ जाता है और उसने अपनी आंखों पर चश्मा भी पहन रखा होता है। जियाओ बोलती है, यहाँ पर तो धूप नहीं है, तुमने चश्मा क्यों लगाया है। ग्रैंडमा बोलती है, शायद ही अपनी होने वाली वाइफ के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा होगा। वो बोलता है, दादी आपने एकदम सही कहा, और वो धीरे से अपना चश्मा हटाकर युक्सी को बोलता है, क्या ये चश्मा तुम्हें पसंद आया। और उसकी आंखों पर एक बड़ा सा निशान होता है। युक्सी बोलती, हाँ ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसके बाद यहाँ पर जियाओ तो युक्सी की इंसल्ट करने लग जाती है, तुम गांव की गवाह लड़की हो, तुमने इससे पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया होगा। जियांग उसे टोक देता है। वो बोलती, अगर आप सच में इससे प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो। वो बोलता है, मैं जल्दी शादी भी कर लूंगा। ग्रैंडमा बोलती है, 3 दिनों के अंदर तुम दोनों शादी कर लो। ये सुनकर युक्सी तो शौक हो जाती है। ग्रैंडमा बोलती है, मेरी उम्र का कुछ पता नहीं है, मैं कब गुजर जाऊं, और मैं मरने से पहले तुम दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। युक्सी पानी पी रही होती है। जियांग बोलते, अगर ग्रैंडमा की यही इच्छा है तो मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये सुनकर उस बेचारी को तो बड़ा धक्का लगता है। पीछे से जियांग जोर जोर से उसकी कमर पर मार रहा होता है, ना ठीक से पानी पिया करो जान। लेकिन असल में तो वो अपनी कल रात की भड़ास निकाल रहा होता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों कार में होते हैं। वो बोलती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जियांग तुरंत अपनी आंख से चश्मा निकाल कर दिखाता है, ये देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मेरे इतने सुंदर से चेहरे की बैंड बजा दी है। वो बोलती है, अगर तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लगा है तो तुम भी मुझे एक मुक्का मार सकते हो। ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो बोलता है, देखो मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो मैं तुम्हें 500 मिलियन और दे दूंगा। जिस पर वो तुरंत हाँ बोल देती है। जियांग बोलता है, अरे ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा लालची है। वो बोलती है, भला पैसों को लेकर कौन लालची नहीं होता, पैसों के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। और अपने मन में सोचती है, मैं अपनी मेडिकल लाइब्रेरी में
और भी ज्यादा पैसे लगा सकती हूँ। मैं उसे और भी ज्यादा शानदार बना दूंगी। इसके बाद ये दोनों ही युक्सी के क्लिनिक में आ जाते हैं। जियांग बोलते क्या सच में ये तुम्हारा ही क्लिनिक है? वो बोलती हाँ, वैसे भी मैं बहुत सारे चाइनीज डॉक्टर की बुक्स को पढ़कर यहीं पर सीख रही हूँ। चलो मैं दादी के लिए दवाई लेकर आती हूँ। वो बोलता है बकवास करना बंद करो, भला मैं तुम्हारी जैसी डॉक्टर से अपनी दादी का इलाज क्यों कराऊंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पास लाइसेंस है भी या नहीं। ये सुनकर युक्सी को गुस्सा आ जाता है और बोलती है तुम दूसरों को नीची नजर से देखते हो ना। जिस पर वो अपना चश्मा उतारकर बोलने लग जाता है नजर की ना बात ही मत करो, तुम मेरी नजर को देखो क्या हाल किया है। युक्सी बोलती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जियांग उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और टेबल पर बिठाकर उसे किस करने लग जाता है। तभी युक्सी का दांत जियांग के होठों पर लग जाता है, जिससे वो पीछे हट जाता है और बोलता है कहीं तुम कोई कुत्ता या बिल्ली तो नहीं हो ना। वो तो तुरंत माफी मांगने लग जाती है और मैं ना इस बारे में जाकर दादी को बताऊंगी। वो बोलता है जाकर बताओ ना, मैंने तुम्हें किस किया है। अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। ये सुनकर युक्सी गुस्से में उसके पैर पर जोर से मारती है। वो बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो? युक्सी बोलती है मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि कोई भी आकर मुझे परेशान कर कर चला जाएगा। मैं दूसरों की नाक में दम कर देती हूँ। तभी वहाँ पर जेसी आ जाती है और बोलती है फाइनली आज आप यहाँ पर आ ही गई। कहीं वो सिविल जियांग ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? तभी जियांग गुस्से में उसकी तरफ देखने लग जाता है। उसे देखकर वो तो शौक ही हो जाती है। मिस्टर जियांग आप भी यहाँ पर हैं? वो जल्दी से अपना चश्मा पहन लेता है और युक्सी को बोलता है मैं कंपनी में जा रहा हूँ। युक्सी उसे एक दवाई देकर बोलती है इसे अपनी आंखों पर लगा लेना, एकदम ठीक हो जाएगा। जैसी जल्दी से उसकी आंखों की तरफ देखती है लेकिन फिर दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। जियांग भी दवाई लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद जैसी जल्दी से युक्सी से बोलती है आखिर उसकी आंखों पर क्या हुआ है? उसकी आंख पांडा जैसी की हो गई थी। युक्सी बोलती शायद कल रात गलती से मेरा ही हाथ पड़ गया था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि क्याओ फैमिली की बेटी होती है और इसका नाम याओ होता है। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी होते हैं। जैसे ही वो युक्सी को देखती है तो उसे बोलने लग जाती है तुम ही हो वो गांव की गवार लड़की? और तुम गांव की लड़की हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस क्लिनिक को खोलने की? युक्सी बोलती है आखिर तुम हो कौन? वो बोलती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम दूसरे आदमियों को फंसाती हो जैसे कि तुमने जियांग को फंसाया है। युक्सी बोलती है आखिर तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? वो बोलती है क्योंकि मैं उसकी फियांसी हूँ, हमारी सगाई पहले ही तय हो चुकी है। युक्सी जेसी को बोलती है क्या तुम्हें इस न्यूज के बारे में पता है? जिस पर वो बोलती है मुझे तो नहीं पता है, मैंने कभी नहीं सुना। युक्सी भी बोल देती है मैंने भी कभी नहीं सुना। या बोलती है तुमने कभी इसलिए नहीं सुना क्योंकि हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया है। वैसे भी क्याओ परिवार और ली परिवार पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और बचपन में ही हम दोनों की शादी तय हो गई थी। लेकिन अगर तुम उसे फंसाती नहीं तो ये शादी कैंसिल ही नहीं होती। युक्सी बोलती है इसका साफ मतलब है कि ये शादी कभी तय ही नहीं हुई थी। तुम बस अपनी ख्याली दुनिया में जी रही हो और अपने ख्यालों में ही अपनी शादी तय कर रही हो। इसलिए अपने इन 2 चमचों को उठाओ और टैक्सी पकड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। सुनकर याओ बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझसे इस तरीके से बात करने की? और अपने गार्ड्स को बोलती है यहाँ पर रखा हुआ सारा सामान तोड़ दो। दूसरी तरफ जियांग को दिखाया जाता है जिसकी आँख का निशान एकदम ठीक हो गया होता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है आखिर इस दवाई ने इतनी जल्दी असर कैसे कर दिया। तभी उसकी नजर एक पाउच पर पड़ती है जो कि युक्सी का ही होता है। वो कार में रह गया होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये लोग तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं। युक्सी पहले तो उसे बड़े प्यार से रुक जाने को बोलती है लेकिन जब वो लोग नहीं रुकते तो युक्सी टेबल के ऊपर से छलांग मारती है और उसकी गार्ड्स की धज्जियां उड़ा देती है और उसके बाद तीनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। क्या बोलती है तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? वो बोलती है मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुम दूसरों की इंसल्ट करोगी तो तुम्हें भी इंसल्ट बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। दूर से ये सारी चीजें यांग भी देख रहा होता है। अपने मैनेजर को बोलता है वाकई में इस लड़की के अंदर टैलेंट तो है। मैनेजर मन में सोच रहा होता है सही कहा बॉस ने, लड़की टैलेंटेड तो है, ये मेरे बॉस को अच्छे से काबू कर रखेगी क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाते हैं। इधर याओ बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं जियांग को जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। युक्सी बोलती हाँ जाकर कर दो शिकायत, वैसे भी हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है। जैसी बोलती है क्या ये बात सच है? पर युक्सी हाँ
हाँ बोल देती है। याओ तो बोलने लग जाती है, झूठ बोलना बंद करो, भला वो तुमसे शादी क्यों करेगा। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। वो युक्सी का बैग देते हुए उसे बोलता है, तुम्हारा ये बैग मेरी कार में रह गया था। याओ से पूछने लग जाती है, क्या तुम सच में इस लड़की से शादी करने वाले हो। तो वो हाँ बोल देता है। याओ बोलती है, ये लड़की ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जियांग बोलता है, देखा जाए तो ये लड़की तुमसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सुनकर युक्सी जेसी को बोलने लग जाती है, ये मेरी तारीफ कर रहा है या फिर ताना मार रहा है। जेसी बोलती है, ये तुम्हारी तारीफ ही कर रहा है। ये सुनकर युक्सी तो खुश हो जाती है। याओ बोलती है कि सच में ये मुझसे ज्यादा बेटर है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं इसका असली चेहरा तुम्हारे सामने जरूर ला कर रहूंगी। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। युक्सी भी उसे देखकर बोलने लग जाती है, क्या वाकई में मेरा और कोई चेहरा भी है। जैसी से बोलती है, मेरा असली चेहरा क्या है। जैसी उसके चेहरे को चारों तरफ से पकड़ कर देखती है और बोलने लग जाती है, असली चेहरा तो यही है। इसके बाद जियांग उसे पकड़ कर पूछता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना। युक्सी बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि कोई भी आकर मुझे परेशान कर चला जाए। मैं दूसरों को ही परेशान कर देती हूँ। जिसके बाद वो बेचारा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद युक्सी जैसे ही अपने घर पर आती है तो पहली बार उसकी मॉम उससे बड़े अच्छे से बात करती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तोहफे रखे हुए थे जो कि उनके पास ली परिवार की तरफ से आए होते हैं। युक्सी बोलती है, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। आपकी नजरों में तो मैं हमेशा ही खटकती थी ना, अचानक से मैं आज आपकी आंखों का तारा कैसे बन गई। मॉम बोलती है, ऐसी बातें मत करो, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करती थी, बस तुम्हें ही मेरा प्यार नजर नहीं आता था। युक्सी बोलती है, मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्यार बरसाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी आदत भी नहीं है। वो बोलती है, मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करती थी, वैसे तुमने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया क्यों नहीं। अगर आज यहाँ पर सगाई के तोहफे नहीं आते तो हमें तो ये बात पता ही नहीं चलती। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। युक्सी बोलती है, मैं अपनी मॉम की कब्र पर जाकर उन्हें बता कर आ गई हूँ। तभी उसकी डैड खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम से इस तरीके से बात करने की, आखिर ये भी तुम्हारी मॉम है। वो बोलती है, अगर ली परिवार में मेरा रिश्ता ना हुआ होता तो आज शायद आप लोग मेरे सामने इस तरीके से खड़े ना होते, क्योंकि ली परिवार में मेरा रिश्ता हुआ है इसलिए आप लोग मेरी चापलूसी कर रहे हैं ना। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जो देखकर शिन की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है, इस लड़की को तो अभी से कितना ज्यादा घमंड है। अगर ली परिवार में इसकी शादी हो गई ये तो और भी ज्यादा हवा में उड़ने लग जाएगी, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि इसकी शादी उस परिवार में ना हो सके। शिन के डैड बोलने लग जाते हैं, आखिर इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। शिन बोलती है, क्यों ना हम दुल्हन को ही बदलते, उसकी जगह मैं ली परिवार में शादी कर लूं। डैड बोलने लग जाते हैं, अगर ली परिवार को इस बारे में पता लग गया ना तो वो लोग हमें बर्बाद कर देंगे और साथ ही वो तुम्हें भी डिवोर्स दे देगा, इसलिए हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिर वहाँ पर याओ भी आ जाती है। जैसे ही वो इतने सारे तोहफों को देखती है तो समझ जाती है क्या ये ली परिवार की तरफ से आए हैं। शिन की मॉम तुरंत हाँ बोल देती है और बोलती है, जियांग की मॉम को ये लड़की पसंद है ना कि तुम। देखा जाए तो तुम जियांग के साथ ज्यादा बेटर लगती हो, हमारी जोड़ी स्वर्ग में बनाई गई है। बोलती है, आपको कुछ करना होगा ताकि वो लड़की जियांग से शादी न कर पाए। याओ बोलती है, हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। शिन पूछती है, क्या आपके पास कोई आइडिया है। जिसके बाद वो अपने बैग से एक पाउडर निकालकर उसे देती है। हमें उस लड़की की रेपुटेशन को बर्बाद करना होगा ताकि ली परिवार उस लड़की को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दे। ये सुनकर ये सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन शिन के डैड बोलने लग जाते हैं, मुझे नहीं लगता, हमें उसकी इनोसेंस को ठेस पहुँचानी चाहिए। याओ बोलती है, मुझे अच्छे से पता है अभी भी आपकी कंपनी में इन्वेस्टर की कमी है, मैं एक ही झटके में उस कमी को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन आपको वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। इसके बाद डैड भी इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। इधर युक्सी अपने रूम में होती है, वहाँ पर वो अपनी मॉम की फोटो देख रही होती है और बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने आपको नहीं बताया था, ये कोई असली शादी नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, क्योंकि मुझे अपने क्लिनिक को अच्छे से बनाना है तो मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे पास कहीं और से पैसे भी नहीं आ रहे हैं। युक्सी के पास एक डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसको बताता है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट था ना वो 80% सक्सेसफुल हो चुका है। जो सुनकर युक्सी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इधर जियांग का मैनेजर आकर उसको बताता है,
मुझे पता चला है डॉक्टर ए तो एक्सपेरिमेंट में बिजी हैं और दुनिया भर के लोग उन्हें ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिल रही हैं। वो बोलता है इससे पहले तो मुझे ग्रैंडमा को खुश करने के लिए शादी करनी होगी। इसके बाद शादी का दिन दिखाया जाता है। युक्सी पूरे तरीके से तैयार होकर अपने रूम में बैठी हुई होती है। अभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आती है और उसे चाय देते हुए बोलती है हमारा रिवाज है इसलिए तुम्हें ये चाय पीनी ही होगी शादी से पहले। जैसे ही वो चाय को स्मेल करती है तो पूछने लग जाती है क्या इस चाय को पीना जरूरी है। वो बोलती है ऑफ कोर्स इसको पीना जरूरी है वरना शादी पूरी नहीं मानी जाएगी। जिसके बाद वो चाय को पी लेती है और स्टेप मॉम तो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उनके जाते ही युक्सी उस चाय को थूक देती है क्योंकि वो समझ जाती है उन लोगों ने उसमें कुछ तो गलत मिलाया है। निदर्शन की मॉम को दिखाया जाता है। वो नीचे आकर शिन और याओ को बताने लग जाती है कि उसने चाय पी ली है। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। याओ शिन से बोलती है मैंने जो तुम्हें काम करने को बोला था क्या तुमने वो कर दिया है। वो बोलती हाँ बिल्कुल मैंने कर दिया है। एक भिखारी पहले से तैयार है, मैं उसको तुरंत ही रूम में ले आऊंगी। इसके बाद वो चेक करने के लिए रूम में जाती है। वो वहाँ पर जैसे ही युक्सी को बेहोश देखती है तो जल्दी से कॉल कर बोलने लग जाती है उस भिखारी को यहाँ पर भेज दो। लेकिन तभी युक्सी उसके फेस पर एक पाउडर फेंकती है जिसकी वजह से शिन बेहोश हो जाती है। युक्सी बोलती है तुम मेरे साथ गलत करना चाहती थी ना, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक भिखारी रूम के अंदर आता है। जैसे ही वो इस बंदी को देखता है तो खुश हो जाता है और सोचने लग जाता है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था किसी और की शादी के बीच में मुझे दुल्हन के साथ ये करने का मौका मिलेगा। इधर हमें जियांग को दिखाया जाता है जो बहुत सारी गाड़ियों के साथ वहाँ पर आता है और फिर कार के अंदर से एक बुके लेकर उतरता है। इसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर स्टेप मॉम, डैड और याओ पहले से ही खड़े होते हैं। जियांग पूछने लग जाता है मेरी होने वाली वाइफ कहाँ पर है। वो लोग बताते हैं कि वो रूम में है। जिसके बाद वो रूम की तरफ जाता है। ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा उसे तो एक भयानक सरप्राइज मिलने वाला है। वो बोलते हैं चलो हम लोग भी जाकर देखते हैं। जियांग दरवाजा खोलने ही वाला होता है। याओ से बोलने लग जाती है एक बार और सोच लो क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लड़की तुम्हारे लायक है। जियांग बोलते हैं बकवास करना बंद करो, तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है जो बार बार अपनी सलाह देने चली आती हो। जियांग दरवाजा खोलने ही वाला होता है। तभी शिन के डैड बोलते हैं अगर अंदर कुछ भी गलत हुआ तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो अपने दिल को खुद ही संभाल लेना। जियांग बोलता है आपके कहने का मतलब क्या है, अंदर कोई जानवर बैठा हुआ है क्या। बोलकर वो दरवाजा खोलने वाला होता है। तभी स्टेप मॉम बोलने लग जाती है युक्सी बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। जियांग तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है अरे मुझे दरवाजा तो खोलने दो, आखिर वो तुम्हारी बेटी है भी या नहीं, कब से तुम लोग उसकी बुराई किए जा रहे हो। उसके बाद जियांग दरवाजा खोलता है और अंदर का नजारा देखकर जियांग के हाथों से फूलों का गुलदस्ता तो नीचे ही गिर जाता है। लेकिन ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, एक्टिंग ऐसे कर रहे होते हैं जैसे उन लोगों ने क्या देख लिया। स्टेप मॉम बोलने लग जाती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी एक भिखारी के साथ। इसके बाद भिखारी को वहाँ से भगा दिया जाता है। इसके बाद जियांग ब्लैंकेट के अंदर देखने की कोशिश करता है कि कौन है। तभी पीछे से युक्सी आ जाती है और बोलने लग जाती है यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे देखकर ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलने लग जाते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो इस बिस्तर पर होना चाहिए था ना। वो बोलती आखिर मुझे इस बेड पर क्यों होना चाहिए था। इनके डैड बोलने लग जाते हैं अगर तुम यहाँ पर हो तो बेड पर कौन है। युक्सी बोलती है ये तो अभी पता चल जाएगा। जिसके बाद वो ब्लैंकेट खींचती है और ब्लैंकेट के अंदर से शिन बाहर आती है। उसे देखकर इन लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। युक्सी बोलती है तुम कितनी ज्यादा घटिया लड़की हो, मुझे लगता है तुमने लू से ब्रेकअप कर लिया और अब ये भिखारी तुम्हारा लवर है। अभी तो मेरी शादी वाले दिन भी तुम यहाँ पर ये कारनामा कर रही हो। बताओ जरा कौन ज्यादा गिरा हुआ है, मैं जो एक गाँव के इलाके से आई हूँ या फिर तुम जो शहर में रहती हो और भिखारी के साथ रिश्ता बना रही हो। स्टेप मॉम बोलने लग जाती है तुम शिन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, वो तुम्हारी बहन है। युक्सी बोलती है जब इसने मेरे साथ ये सब करने की सोचा था तभी से याद नहीं आया कि मैं भी इसकी बहन हूँ। वैसे देखा जाए ये प्लान तुम लोगों ने मेरे लिए ही बनाया था ना। जियांग बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। उसी बोलती है शादी वाले दिन ये लोग मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहते थे। इन लोगों ने चाय में मुझे नशीली दवा मिला कर दी थी ताकि मैं बेहोश हो जाऊं, लेकिन मुझे पता चल गया कि उस चाय में कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर जियांग समझ जाता है ये तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि जब ग्रैंडमा ने उसे दवाई दी थी तब भी वो ये बात समझ गई थी। इसके बाद वो युक्ति को बोलता है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ से तुम्हारा इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद युक्ति
युक्सी अपने पेरेंट्स को बोलते तुम लोगों को जितना भी दहेज मिला है ना वो सारा वापस दे देना और साथ ही मुझे 5 मिलियन भी चाहिए। डैड पूछने लग जाते हैं 5 मिलियन आखिर तुम्हें किस चीज के चाहिए? वो बोलती है तुम्हारी बेटी की राज को दबाए रखने के लिए। क्या तुम लोग चाहते हो ये बात सभी को पता चल जाए? शिन बोलती है ऐसे तो मेरी शादी कभी भी किसी से नहीं होगी। शिन की मम बोलने लग जाती है ठीक है तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। डैड बोलने लग जाते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? वो बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग पैसा कहाँ से लेकर आओगे, चाहे उधार मांग कर लाओ लेकिन पैसा दो, क्योंकि मैं अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद युक्सी जियांग के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद युक्सी अपने रूम में बैठी हुई होती है, तभी जियांग रूम में आ जाता है। वो बोलती है वहाँ पर जो वाइन की बोतल रखी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, क्या मैं उसे टेस्ट कर सकती हूँ? वो बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो। बोलकर वो बात लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद युक्सी टेस्ट करने के चक्कर में उस पूरी बोतल को ही गटक जाती है। इसके बाद जियांग जैसे ही शावर लेकर बाहर आता है तो वो देखता है युक्सी बिस्तर पर पड़ी हुई है और नशे में टल्ली है। जैसे ही वो बोतल की तरफ देखता है तो बोतल तो पूरी खाली हो चुकी होती है। वो उसे उठाने लग जाता है, तभी युक्सी जाग जाती है। जियांग को देखकर बोलने लग जाती है लगता है मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, इतना हैंडसम बंदा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। खुशी लग जाती है हैंडसम बंदे तुम कहाँ से आए हो? वो बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा नशे में हो, लेकिन वो तो उसे किस करने के लिए उसके करीब आने लग जाती है। जियांग उसे पीछे करने लग जाता है। वो बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे होगे। जियांग बोलते तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोलती है मुझे लगा तुम हैंडसम हो तो तुम्हारे अंदर कोई दम होगा, लेकिन तुम कुछ खास नहीं हो, तुम तो एकदम ठंडे निकले। इस पर जियांग का ईगो हर्ट हो जाता है और बोलता है तुम्हें मुझे ऐसे उकसाना नहीं चाहिए था। जिसके बाद वो उसके क्लोज आकर उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों के कपड़े इधर उधर पड़े हुए होते हैं। फाइनली युक्सी भी जाग जाती है। ऐसे ही वो खुद को जियांग के साथ इस हालत में देखती है तो उसके तो तोते ही उठ जाते हैं। तभी जियांग की भी आंखें खुल जाती है। वो पूछती है कल रात क्या हुआ था? वो बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है? वो बोलती है जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। वो बोलता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने किया है जबकि सब कुछ तुमने किया है? मुझे लगा तुम सीधी सादी लड़की हो, लेकिन तुम तो एकदम प्यार की पुजारन निकली। तुम तो मेरी बॉडी के पीछे ही पड़ गई थी। ये सारी बातें सुनकर वो तो शर्मा जाती है और माफी मांगने लग जाती है। वो बोलते है माफी की जरूरत नहीं है, पर कहीं बाहर जाकर इतनी ज्यादा ड्रिंक मत करना। नेक्स्ट सीन में युक्सी को किचन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक दवाई बना रही होती है और फिर वो अपनी पिछली रात के बारे में सोच रही होती है। वो बोलती है मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बिकॉज मुझे उस बंदे से डिवोर्स लेना है और अब से मैं सिर्फ अपने डिवोर्स पर फोकस करूंगी। फाइनली वो एक दवाई बनाकर तैयार करती है जिसे वो दादी को देने के लिए चाहती है। तभी वहाँ पर जियाओ आ जाती है और बोलती है तुम ये क्या कर रही हो? वो बोलती है मैंने दादी के लिए दवाई बनाई है, लेकिन जियाओ उस दवाई को फेंक देती है। ये देखकर युक्सी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बाल खींच लेती है। इधर मैनेजर जियांग के पास आकर बताता है आपकी बहन और वाइफ में घर में झगड़ा हो गया है। इसके बाद वो जल्दी से घर पर आता है जहाँ पर उसकी बहन दादी के पास बैठकर रो रही होती है। वो आते ही सबसे पहले अपनी वाइफ से पूछता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसकी बहन बोलती है इसे तो चोट भी नहीं आई है, बल्कि इसने मेरे बाल खींचे हैं। पिटाई मेरी हुई है तो आपको मुझसे पूछना चाहिए ना मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन जियांग उसे इग्नोर कर अपनी वाइफ से पूछने लग जाता है आखिर तुमने अचानक से झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? वो बोलती है मैंने 4 घंटे लगाकर दादी के लिए दवाई बनाई थी, लेकिन इस पागल लड़की ने फेंक दिया, फिर मुझसे ही झगड़ा कर रही थी। इसके बाद जियांग अपनी बहन को माफी मांगने के लिए बोल देता है, लेकिन वो बोलती है मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। इस पर अपने पेरेंट्स को बोलती है आप लोग इसे कुछ बोलते क्यों नहीं है? उसके पेरेंट्स बोलते हैं माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारी भाभी है। जिसके बाद जियाओ को माफी मांगनी पड़ती है। दादी पूछने लग जाती है तुमने मेरे लिए कौन सी दवाई बनाई थी बहू? बोलती है उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर दादी बोलने लग जाती है क्या सच में मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? उसे बोलती हाँ आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वो भी सिर्फ 1 महीने में। ये सुनकर ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी जियांग उसे बाहर लेकर आ जाता है और उसे बोलता है तुम अंदर ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे मालूम भी है मैंने उन्हें सबसे बड़े और अच्छे डॉक्टर से भी दिखवा दिया है, लेकिन कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया। दुनिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो उनकी जान बचा सकती है। वो पूछती है कौन सी डॉक्टर? वो बताता है डॉक्टर ए।
वो बोलती है दरअसल डॉक्टर ए ना मैं ही हूँ। वो बोलता है देखो मजाक करना ना बंद करो। युक्सी क्लिनिक में होती है जहाँ पर वो सोच रही होती है आखिर मैं दादी को दवाई कैसे खिलाऊं। इसके बाद उसे एक अच्छा सा आइडिया आता है। एक डॉक्टर को कॉल करती है जो उसके लिए काम करता था। उसे बोलती है ली परिवार काफी दिनों से मुझे ढूंढ रहा है ना, उनसे कांटेक्ट करो और मेरी मीटिंग फिक्स कर दो। इधर जियांग का मैनेजर आकर उसे बताने लग जाता है डॉक्टर ए की टीम ने हमसे कांटेक्ट किया है, साथ ही मीटिंग भी फिक्स की है। ये देखकर जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसे युक्सी की किसकी याद आ जाती है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इधर युक्सी क्लिनिक पे होती है। लू उसके पास अपनी नई गर्लफ्रेंड कैंडी को लेकर आ जाता है। वो युक्सी से अपना चेकअप कराने लग जाती है। युक्सी उसे बताती है तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन लू को तो उसकी फिक्र ही नहीं थी। वो युक्सी को बोलने लग जाता है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूँ कि मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड भी अपना बैंगल उसे दिखा रही होती है, ये ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। युक्सी बोलती है तुम इस लड़के से बचकर रहना, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हें बेच आए। ये सुनकर लू को तो गुस्सा आ जाता है और वो उसकी इंसल्ट करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और उसे बोलता है बकवास करना बंद करो और उसे बताता है हम दोनों की शादी हो चुकी है, अगर आज के बाद तुमने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हें इस दुनिया से ही गायब करवा दूंगा। उसके बाद वो बंदा जल्दी से माफी मांगकर अपनी बंदी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। युक्सी उसे शुक्रिया बोलती है मदद करने के लिए। वो बोलता है दरअसल आज मैं फ्री हूँ तो चलो कहीं हम बाहर शॉपिंग के लिए चलते हैं। इसके बाद वो उसे एक ज्वेलरी स्टोर में लेकर आ जाता है। वहाँ पर 3-4 लड़कियां लाइन में खड़े होकर इनका वेलकम करती है। जियांग तो अपनी अमीरी झाड़ने लग जाता है तुम्हारे पास जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हैं ना वो सब दिखाओ। जिसके बाद उनके सामने नेकलेस की लाइन लग जाती है। युक्सी को एक नेकलेस पसंद आता है जिसे जियांग तुरंत ही पैक करवा देता है और वो उसे एक ब्रेसलेट भी पहनाता है। वो बोलता है आज से पहले मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही है, इसलिए तुम्हें जो भी पसंद आए ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। वो बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है एक हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ को तोहफे देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। युक्सी सोचती है लगता है ये भूल गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वैसे जिस लड़की की शादी इससे होगी वो कितनी ज्यादा खुश नसीब होगी ना। पीछे खड़ी हुई लड़कियां बातें कर रही होती है ये लड़की कितनी ज्यादा लकी है जो इसकी शादी इतनी ज्यादा अमीर आदमी से हुई है, ऊपर से ये इससे इतना ज्यादा प्यार भी करता है। यहाँ सेल्स गर्ल को बोलता है जितने भी नेकलेस है ना ये सब पैक कर मेरे घर पर भिजवा देना। जिसके बाद वो युक्सी के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों घर पर आते हैं। युक्सी घर से उतरने वाली होती है लेकिन जियांग उसे रोक देता है और खुद आकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। ये सारी चीजें देखकर वो तो बस सोचे जा रही होती है आखिर आज इसे हुआ क्या है जो ये इतने ज्यादा अच्छे से पेश आ रहा है। इसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर याओ पहले से ही दादी के पास बैठी हुई होती है। वो बोलती है मैं डॉक्टर ये को ना बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, मैं उनसे आपका इलाज करवाऊंगी। जियांग पूछता है क्या सच में तुम उन्हें जानती हो, तो वो हाँ बोल देती है। जियांग बोलता है आज ही मेरे पास उनका मेल आया है, वो मेरी दादी का इलाज करने के लिए तैयार है। इस पर तो दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। युक्सी याओ को बोलने लग जाती है अगर तुम सच में उसे जानती हो तो ये बताओ कि वो लड़का है या लड़की। याओ तो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए बोल रही होती है आखिर तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो, तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ जो गाँव से आती है और दूसरे लोगों से जलती है, तुम उस डॉक्टर से चिढ़ती हो इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो ना। ये सेम बात याओ भी बोल रही होती है। उसका भाई उसे डांट देता है आज के बाद तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाला। नेक्स्ट सीन में युक्सी तैयार हो रही होती है तभी जियांग उसके पास आता है और उसे बताता है आज मैं दादी को डॉक्टर ये से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगी। तो वो मना कर देती है। जियांग उसे वही ब्रेसलेट पहना देता है जो उसने उसके लिए खरीदा होता है। इसके बाद वो उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में वो दादी का इलाज कर रही होती है लेकिन उसने अपने फेस को कवर कर रखा होता है। एक लाल धागा दादी के हाथ में बांधा हुआ होता है और वो उसी से इलाज कर देती है। एक लड़की पर्दे से बाहर आकर बताती है दादी ठीक हो जाएंगी और सारी दवाइयाँ दे देती है, लेकिन ज्यादा जिद करने लग जाती है मैं उस डॉक्टर को देखना चाहती हूँ। याओ तुम तो उसे जानती हो ना, प्लीज मेरी मदद करो, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। इसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं लेकिन युक्सी तो वहाँ से पहले ही गायब हो चुकी होती है। तभी जियांग को उसका ब्रेसलेट मिल जाता है। वो उस ब्रेसलेट को देखकर सोचता है ये ब्रेसलेट तो मैंने युक्सी को दिया था। याओ बोलती है इस तरह के ब्रेसलेट बहुत सारे हैं, मेरे पास भी एक है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास ये ब्रेसलेट होगा वही डॉक्टर ये हो जाएगी। याओ बोलती है लेकिन इससे ये तो साबित हो गया है कि वो एक लड़की है। युक्सी अपने लेबोरेटरी में आ जाती है और फिर अपने काम को देख रही होती है। डॉक्टर उसे बताती है काम बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, जैसे ही हम इस दवाई को मार्केट में
में लेकर आएंगे ना तो ये दवाई एकदम छा जाएगी और उसके बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाएंगे। अभी उसके पास यांग की कॉल आ जाती है। वो उससे पूछने लग जाता है तुम कहाँ पर हो। वो बताती है मैं ना काम से बाहर आई हूँ। यांग पूछता है तुम घर कब तक आओगी। वो शाम तक बोल देती है। यांग से युक्सी दादी के लिए दवाई बना कर लेकर आती है। वो बोलती है इस दवाई की स्मेल बिल्कुल वैसी है जैसे तुमने पहले बनाई थी। युक्सी को पता चलता है ग्रैंडमा का बर्थडे आने वाला है। ग्रैंडमा को एक स्पेशल गिफ्ट देने के लिए सोचती है, इसीलिए युक्सी सियांग के साथ शॉपिंग पर जाती है। वो ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट सिलेक्ट कर ही रही होती है। अभी वहाँ पर याओ भी आ जाती है, साथ में उसकी 2 चमचियाँ भी होती है। याओ जियांग से बोलने लग जाती है यहाँ पर मैं ग्रैंडमा के लिए तोहफा लेने के लिए आई हूँ, तो मेरी मदद करो। लेकिन जियांग तो उसे कुछ नहीं बोलता। वो बोलती है वैसे भी मैंने ग्रैंडमा के लिए एक स्पेशल तोहफा तैयार किया है। डॉक्टर ये को मैंने उनके बर्थडे पर इनवाइट किया है, यानी कि वो भी वहाँ पर आने वाली है। जियांग बोलते है तुमने हमारे परिवार के बारे में इतना ज्यादा सोचा, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया। वहाँ पर एक व्हाइट कलर का बैंगल होता है जो कि युक्सी को ग्रैंडमा के लिए पसंद आता है। जैसे ही वो उसका प्राइस पूछती है तो वो 8 लाख का होता है। जो सुनकर युक्सी तो शौक ही हो जाती है, पूछने लग जाती है इसमें ऐसा है क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। वो सेल्स गर्ल बोलती है अमीर लोग महंगी चीजें पहनना ही पसंद करते हैं, ऐसे भी ये ज़रा से बना है और इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। युक्सी तो उसे खरीदने से पहले 100 बार सोच रही होती है, लेकिन तभी याओ बोलती है इसे पैक कर दो, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। सेल गर्ल बोलने लग जाती है माफ कीजिए, पहले इन्होंने पसंद किया है, अगर ये इसे लेने से मना कर देगी तो मैं आपके लिए पैक कर सकती हूँ। ये सुनकर याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। यहाँ पर उसकी चमचिया बोलने लग जाती है जिस लड़की को प्राइस सुनकर ही झटका लग गया हो, भला वो इसको कैसे खरीद सकती है, शायद इसकी औकात ही नहीं होगी। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है बकवास करना बंद करो, सोच समझ कर बात करो, पहले देख लो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। वो मेरी वाइफ है। वो अपना कार्ड निकाल कर सेल्स गर्ल को देकर बोलता है जल्दी से इसे पैक कर दो। उसके बाद वो उसे बोलती है प्लीज मेरे लिए भी कोई तोहफा सिलेक्ट कर दो ना, जो कि दादी को दे सकूं। वो बोलता है मुझे इसकी इजाजत नहीं है, यहाँ पर मेरी वाइफ खड़ी हुई है। लेकिन वो बंदी तो बेशर्मों की तरह बार बार बोली जा रही होती है और वो जियांग का हाथ भी पकड़ लेती है, लेकिन तुरंत ही युक्सी बोलती है मुझे वो मिटा रही है, मुझे वॉशरूम जाना है, और उसको साइड कर कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद युक्सी वॉशरूम में होती है, तभी याओ वहाँ पर अपनी दोनों चमचियों के साथ आ जाती है। याओ उसे बोलती है जियांग ना तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स दे देगा। युक्सी सोचने लग जाती है इसे हमारे डिवोर्स के बारे में कैसे पता, कहीं से हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी याओ बोलने लग जाती है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। मैं बर्थडे पार्टी में डॉक्टर ये को लेकर आ रही हूँ, अगर वो सामने से बोलेगी कि जियांग तुम्हें डिवोर्स दे दे तो वो पक्का तुम्हें डिवोर्स दे देगा। युक्सी समझ जाती है इसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और बोलने लग जाती है जियांग ना मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगा क्योंकि हमारे बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार है। याओ की चमची बोलने लग जाती है पता नहीं तुम दिन में सपने कैसे देख लेती हो, जियांग तुम जैसी लड़की को ना कभी पसंद नहीं करेगा। युक्सी बोलती है अगर वो नहीं पसंद करता तो मुझसे शादी क्यों करता। याओ बोलती है तुम मुझसे डिवोर्स ले लो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। युक्सी बोलती है अगर मैं जियांग के साथ रहूंगी तो जिंदगी भर बहुत सारे पैसों के साथ ही रहूंगी। वैसे भी तुम डॉक्टर ये को बुलाने वाली हो ना, चलो देखते हैं बर्थडे पार्टी में किसको बाहर निकाला जाएगा, तुमको या फिर मुझको। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन सामने ये बुत बनकर खड़ी होती है। युक्सी उसे साइड करती है और चली जाती है। इसके बाद युक्सी बाहर आ जाती है जहाँ पर पहले से ही जियांग उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है युक्सी तो खुद से की बातें करते हुए आ रही है। वो बोलती है दादी के 80 जन्मदिन पर मैंने उन्हें लगभग ठीक कर दिया है, इससे बड़ा तोहफा उनके लिए क्या ही होगा। जियांग तो बड़े अजीब तरीके से उसे देखने लग जाता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें और शॉपिंग करनी है। वो बोलती है नहीं तो वैसे भी हमने दादी के लिए तोहफा खरीद लिया है ना। वो बोलता है किसने कहा ये दादी के लिए है, वैसे भी दादी को जेट पसंद नहीं है। वो बोलती है क्या कहा, दादी को जेड़ा पसंद नहीं है, मतलब हमारे पैसे वेस्ट हो गए हैं। वो बोलता है वेस्ट नहीं हुए हैं, ये तुम्हारे लिए हैं। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं इसको नहीं ले सकती हूँ। जियांग बोलते है तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा बुरा किस बात का लगता है, मुझे इन 8 मिलियन का जरा भी दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर है। मैं कितनी बार अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे सामने रख चुका हूँ, लेकिन तुम उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम हमेशा ही मेरी फीलिंग्स को इग्नोर कर देती हो। युक्सी बोलती है तुम अचानक से इतना ज्यादा नाराज क्यों हो गए हो। वो बोलते है मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने इसको तुम्हारे लिए खरीदा है, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें इसे अपने पास रखना है या फिर फेंकना है।
और वो उसे वो बैंगल देकर वहाँ से चला जाता है। अभी उसके पास लेबोरेटरी से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। वो बोलती है ठीक है तो मैं जल्दी वहाँ पर आ रही हूँ। सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग घर पर होता है। वो युक्सी का ही इंतजार कर रहा था, इवन बार बार उसे कॉल भी कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन लगता ही नहीं है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और बोलती है तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो। वो बोलता है बस ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रही है। मॉम बोलती है अभी तक युक्सी घर पर नहीं आई है, तुम इसीलिए परेशान हो ना। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज को लेकर परेशान क्यों रहूंगा। वो बोलती है कहीं तुम दोनों के बीच में झगड़ा तो नहीं हो गया है ना। वो बोलता है ऐसा नहीं है, आप जाकर सो जाइए, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जियांग एक बार फिर से युक्सी को कॉल लगाता है लेकिन फोन नहीं लगता। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आता है और उसके आते ही जियांग उसे बोलता है मुझे युक्सी की सबसे अच्छी दोस्त का नंबर चाहिए। मैनेजर बोलता है बॉस क्या आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो। जियांग उसे पिलो देकर फेंक कर मारता है और बोलता है मुझे जल्दी से नंबर दे दो। उसके बाद मैनेजर उसको नंबर दे ही रहा होता है। युक्सी वहाँ पर आ जाती है। इस पर जियांग जल्दी से मैनेजर को वहाँ से भगा देता है और युक्सी को हक कर लेता है। क्या तुम ठीक हो, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई घर आने में। वो बोलती है मैं ना अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई थी। वो बोलता है ये बात तो ठीक है लेकिन ये बताओ तुम्हारा फोन ऑफ क्यों आ रहा था। वो अपना फोन चेक करती है, उसका फोन ना स्विच ऑफ हो चुका होता है। जियांग बोलता है मैं तो डर ही गया था कि अब तुम वापस ही नहीं आओगी। वो बोलती है मैं ना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर नहीं भागूंगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है जब देखो तुम कॉन्ट्रैक्ट की बात करती हो, क्या तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया है। वो युक्सी पूछती है तुम मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। जियांग बोलता है मैं ना तुम्हें पनिशमेंट दूंगा क्योंकि तुम देरी से आई हो। वो बोलती है लेट ही तो हो गई थी, मैंने कोई कानून थोड़ी तोड़ा है। जिसके बाद जियांग उसे रूम में लेकर आ जाता है और उसे किस करने लग जाता है, लेकिन युक्सी उसे खुद से दूर करती है और एक थप्पड़ मार देती है। क्या तुम पागल हो चुके हो। वो बोलता है इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी ही गलती है क्योंकि हर वक्त तुम मेरे दिमाग में घूमती रहती हो। क्या तुम मेरे दिमाग से निकल सकती हो। युक्सी बोलती है तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बॉडी, इससे मेरा क्या लेना देना है। वो बोलता है देखो मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। वो बोलती है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जियांग बोलता है तुमने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। युक्सी बोलती है क्या तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, भला मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों लूंगी। जियांग उसे बेड पर लिटा देता है और बोलता है एक बार फिर से सोच लो, देखो मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। युक्सी बोलती है बात तो सही है, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे युक्सी उठकर आती है तो बाहर उसकी इन लॉस और जियाओ बैठी हुई होती है। बोल रही होती है डॉक्टर ए आने वाली है, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं उनके साथ काम भी करना चाहती हूँ। ये सुनकर युक्सी तो हंसने लग जाती है। सुनकर जियाओ तो चिढ़ जाती है, बोलने लग जाती है तुम में ना जरा भी तमीज नहीं है। युक्सी बोलती है मैं तो बस उस डॉक्टर को देखने के लिए मरी जा रही हूँ, पता नहीं वो दिखने में कैसी होंगी। वैक्सीन में दादी का बर्थडे दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग दादी को बोल रहे होते हैं हमने सुना है डॉक्टर ए ने आपका इलाज किया है, आखिर वो दिखने में कैसी हैं। जियाओ बोलते डॉक्टर ए आज यहाँ पर आने वाली है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर जियांग युक्सी को लेकर आ जाता है जो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। दादी सभी को बताने लग जाती है ये मेरे पोते की वाइफ है और इसका नाम युक्सी है। तभी एक लड़की बोलने लग जाती है आखिर इस लड़की को कौन नहीं जानता, ये तो गाँव की गवार है। एनवा बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे बात करने की। अभी वहाँ पर याओ आ जाती है और उसके साथ एक और लड़की होती है जिसको वो डॉक्टर ए बोलकर सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसे देखकर युक्सी सोचने लग जाती है ये कितनी ज्यादा बकवास है, इसको तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है, इसने तो मेरे नाम की बेइज्जती कर कर रख दी। वो डॉक्टर तो बोलने लग जाती है मैं जादू टोना भी करती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप और कितने सालों तक जीने वाली हो। इसके बाद वो दादी के ऊपर झाड़ फूक कर कर बोलने लग जाती है आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको चोट पहुँचाना चाहता है, अगर वो आपके साथ रहेगी ना तो जल्दी आपकी मौत भी हो जाएगी। जाओ बोलती है वो इंसान कौन है। वो डॉक्टर युक्सी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है यही है वो लड़की जो दादी के पीछे पड़ी है। युक्सी बोलती है ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रही है। तभी जियाओ बोलने लग जाती है तुम सच में एक डिजास्टर हो, तुम हमारे घर से गायब हो जाओ। जियांग बोलता है ये तुम्हारी भाभी है, तुम ना जरा इससे तमीज से बात करो। दादी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, युक्सी तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। जियांग की मम्मी बोलने लग जाती है ये हमारे घर की बहू है, हम इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते।
इस पर वो डॉक्टर बोलने लग जाती है अगर इसे घर से बाहर नहीं निकाला गया तो दादी की जल्दी मौत हो जाएगी। उसी तो तुरंत ऐसे एक चाटा लगा देती है। क्या उसे बोलने लग जाती है क्या तुम पागल हो गई हो, ये तुम क्या कर रही हो। वो नकली डॉक्टर बोलने लग जाती है तुम्हें पता भी है इसका नतीजा क्या हो सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। युक्सी बोलती है तुम ना मैं होने का नाटक कर रही हो लेकिन वो भी ठीक से नहीं कर पा रही हो। या बोलती है तुम ये बकवास क्या करे जा रही हो, भला तुम डॉक्टर ये कैसे हो सकता है, तुम तो एक गांव की गवाह लड़की हो ना। क्या बोलती है ये लड़की ना झूठ बोल रही है, इसको तो मेडिकल के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, भला ये डॉक्टर कैसे हो सकती है। युक्सी बोलने लग जाती है तो फिर इसी लड़की से पूछ लो कि इसे कितना आता है। तभी वहाँ पर यूफेंग आ जाता है। उसे सभी लोग जानते थे क्योंकि वो एक फेमस डॉक्टर था लेकिन कई सालों से गायब था। सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं आप अचानक से कहाँ गायब हो गए थे। वो बोलता है मैं डॉक्टर ये के साथ ना काम सीख रहा था। दादी बोलती है फिर तो आप डॉक्टर ये को जानते होगे ना, तो आप ही बताइए इसमें से डॉक्टर ए कौन है। तो वो बंदा युक्सी की तरफ इशारा करता है ये मेरी बॉस है। ज़्याओ बोलती है जरूर ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसका जरूर युक्सी के साथ कोई रिश्ता होगा। के बाद वो फेक डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने झूठ बोला है और वो ये सब कुछ याओ के कहने पर कर रही थी क्योंकि याओ ने उसे पैसे दिए थे। याओ बोलती है तुम कितनी ज्यादा गिरी हुई लड़की हो और सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर उसे वहाँ से बाहर निकलवा दिया जाता है। के बाद दादी अनाउंस करती है मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ इसलिए आराम करना चाहती हूँ और आप सभी को यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद सारा परिवार घर पर होता है। दादी युक्सी को बोलने लग जाती है तुमने कभी नहीं बताया कि तुम डॉक्टर ए हो। ज़्याओ भी उससे माफी मांगने लग जाती है मैंने आपके साथ हमेशा गलत बिहेव किया। युक्सी बोलने लग जाती है मैंने आप लोगों से एक और बात छुपाई है, जिस पर सभी लोग शौक हो जाते हैं और पूछने लग जाते हैं बताओ तुमने क्या छुपाया है। वो बताती है मेरी और जियांग की शादी ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है इसलिए आज मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो सभी को बाय बोलकर घर के बाहर आ जाती है। जियांग उसे एक रिंग देता है और बोलता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो तुम इसे इसका तोहफा समझ लो। रिंग लेने के बाद युक्सी तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और उसका परिवार अंदर से झाँक कर ये सब कुछ देख रहा होता है। इवन उसकी बहन तो इसकी वीडियो भी बना लेती है। इधर युक्सी कार में होती है। मैनेजर उसे बोलता है आप बहुत ज्यादा उदास लग रही हैं, क्या कुछ हुआ है। वो बोलती है तुम ना अपने काम से काम रखो, मेरे मामलों में घुसने की जरूरत नहीं है। एक सीन में जियांग युक्सी के क्लिनिक के बाहर खड़ा होता है लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही होती। तभी वहाँ पर जेसी आ जाती है। वो उससे पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कब से खड़े हो। वो बोलता है युक्सी को जाकर मत बताना कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। इधर युक्सी अपनी लेबोरेटरी से काम कर जैसे ही बाहर आती है तो ज़्याओ ने उसे वीडियो भेजा होता है जिसमें जियांग देवदासों की तरह रो रहा होता है। अभी यूफांग भी अंदर से बाहर आ जाता है और बोलता है मैंने किसी की रोने की आवाज सुनी। युक्सी बोलती है तुम्हारे कान बज रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं रो रहा है। इसके बाद युक्सी जियांग से मिलने के लिए जाती है। जियांग उसे बोलता है आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। युक्सी बोलती है मुझे पता है सच्चा प्यार वही होता है जिसमें इंसान आपका पीछा करता रहे, अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद मैं तुम्हें दूसरा मौका दे दूँ। ये सुनकर जियांग तो खुशी की मारी उसे हक कर लेता है। बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इधर ज़्याओ अपने पेरेंट्स को बोल रही होती है मैंने भाभी को वो वीडियो भेजा लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तभी जियांग वहाँ पर युक्सी को लेकर आ जाता है और बताता है हम दोनों दोबारा से साथ हो गए हैं। ये देखकर तो पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इधर शिन अपने पेरेंट्स को बता रही होती है युक्सी ही डॉक्टर ये है। सुनकर ये लोग तो शॉक हो जाते हैं। अभी अचानक से उसकी मोम की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। इधर युक्सी अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। दादी ज़्याओ को बोलने लग जाती है अब तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है तो तुम भी जल्दी से अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लो। लेकिन वो शादी करने से मना कर देती है पर पूरा परिवार उसके पीछे पड़ जाता है। तभी मेड आकर बताने लग जाती है शिन नाम की एक लड़की आई है। युक्सी और जियांग दोनों ही बाहर आ जाते हैं। उनसे बोलती है मोम को कैंसर हो गया है, प्लीज उनका इलाज कर दो। जिसके बाद हॉस्पिटल में वो अपने स्टेप मॉम से मिलने के लिए जाती है। स्टेप मॉम तो उससे माफी मांगने लग जाती है। युक्सी बोलती है मेरी मोम को भी कैंसर था लेकिन तुमने उनकी मदद नहीं की। स्टेप मॉम बोलने लग जाती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे डैड के पास पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने ही उनको छोड़ दिया था जिस तरीके से अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। इसके बाद युक्सी बाहर आकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है।
नेक्स्ट सीन में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं क्योंकि अंदर युक्सी इलाज कर रही होती है, वो भी कैंसर का। जैसे युक्सी बाहर आती है तो रिपोर्टर उससे पूछते हैं क्या हुआ। वो बताती है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद युक्सी अपने डैड को उनके घर से बाहर निकाल देती है। वो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, ये मेरा घर है। वो बोलती है ये मेरी मोम का घर है और आज के बाद यहाँ पर आना भी मत। तभी वहाँ पर शिन आ जाती है और बोलती है मेरी मोम ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं, वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। जिसके बाद वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। सीन कट होता है। इसके बाद हमें 8 महीने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युक्सी प्रेग्नेंट होती है और वो काम कर रही होती है। जियांग उसे बोलता है तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है वरना मेरे बच्चे का क्या होगा। इसके बाद कहानी 7 साल आगे चली जाती है। एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि युक्सी के क्लिनिक में होती है और उसके पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे होते हैं। वो सभी का इलाज कर रही होती है। तभी वहाँ पर युक्सी और जियांग भी आ जाते हैं। एक्चुअली में वो उन्हीं की बेटी होती है जो कि अपनी मोम के नक्शे कदमों पर चल रही थी। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।